बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से आज फिर मुलाकात हुई है लोगों की, और कुछ खबरें वहाँ से बाहर आई हैं। जो इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, और इस पे अलीमा खान साहिबा ने जो बात क्लियर की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने साफ हमें कह दिया कि अगर तो दोनों मुतालबात माने जाते हैं तो फिर तो ठीक है, हुकूमत दो मुतालबात मान ले, दोनों मुतालबात जायज़ हैं। एक में वो ये कहते हैं जी 9 मई की और 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए, और सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसकी जुडिशल इंक्वायरी करें और हकायक सामने आ जाएं। और दूसरा मुतालबा भी उनका बहुत जायज़ है। अब दो मुतालबात अगर इमरान खान साहब के नहीं माने जाते तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जाएंगे। असल बात यह है कि ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी। अब इसके कुछ फैक्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो मुख्तलिफ मद में पैसे पाकिस्तान भेजते हैं। नंबर एक, पैसे का एक हिस्सा वो है जो अपने घर वालों की ज़रूरियात के लिए भेजा जाता है। जितना ज़रूरी है उतना पैसा वो भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर वालों की ज़रूरत 100 रुपये है तो वो 100 रुपये उन्होंने भेजना होता है, लेकिन इसके ऊपर इजाफी पैसा भी भेजते हैं बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनमें से कुछ पैसा वो होता है जो पाकिस्तान के अंदर सेविंग करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर चीज़ें परचेज़ करते हैं, या यहाँ पे जायदादें या प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं, उसमें पैसे का एक इजाफी हिस्सा भी होता है। अगर वो इजाफी पैसा नहीं भेजेंगे तो ये पैसा बहुत कम हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो कहाँ कहाँ से आता है? लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो सऊदी अरब से आता है, और गल्फ़ ममालिक से जितना पैसा आता है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की है वो अरब ममालिक में रहती है। उनमें जो है वो सऊदी अरब है सबसे बड़ा मुल्क, यूएई है, और उसके बाद जो कतर है, ओमान है, बहरीन है, कुवैत है। ये जितने भी अरब ममालिक हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। अब ये पाकिस्तानी जो पैसा भेजते हैं वो लगभग कोई 45% के आसपास है। अगर आप सारा अंदाज़ा भी इकट्ठा करें तो मगरबी ममालिक से आने वाला पैसा 50% से कुछ ज़्यादा है, और अरब ममालिक से आने वाला पैसा ही 50% के आसपास है। आप आधा आधा कर लें। तो एक तो यहाँ से जो पैसा आता है ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर मजदूर तबका लोग हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जितना कमाते हैं वो ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान में भेज देते हैं। अगर ये लोग अपना पैसा कम करेंगे भी तो एक लिमिट तक कम कर से, उससे ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे एक आदमी अगर 100 रुपये भेज रहा है तो वो 70 रुपये कर लेगा, इससे ज़्यादा कम वो कर नहीं पाएगा। इनका इम्पैक्ट कम होगा जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। हाँ, यूएई का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं। सऊदी अरब में कई पाकिस्तानी जो है वो कारोबार भी करते हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। हाँ, जो मगरबी ममालिक है ना, वो तकरीबन 50% पैसा पाकिस्तान में जो आता है वो वहाँ से आता है। इनमें अमेरिका है, बरतानिया सबसे बड़ा मुल्क है, अमेरिका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप पूरा का पूरा है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, और जापान से पैसा आता है, और बहुत सारे मुल्कों से आता है। तो ये पैसा 50% से ज़्यादा है। यहाँ से जो लोग पैसा भेजते हैं, क्योंकि वो पाउंड्स के अंदर, डॉलर्स के अंदर और यूरोस के अंदर भेजते हैं, तो इनकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जब वो पैसा पाकिस्तान आता है तो वो बहुत बड़े बल्क में आता है। अब यहाँ पे अगर कट लग जाता है, इनकी तादाद कम है लेकिन ये पैसा ठीक ठाक भेजते हैं, अगर यहाँ पे कट लगता है तो ये हुकूमत को नुकसान हो सकता है। देखना यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना कट लगा सकते हैं। जो इजाफी अखराजात वो पाकिस्तान में भेजते हैं वो अगर वो रोकेंगे तो एक प्रॉब्लम हुकूमत के लिए क्रिएट होगी, और ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। यानी लोग अगर अपने चैनल्स को तब्दील कर दें, जो पैसा भेजने के चैनल्स हैं, तो उसमें भी हुकूमत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मसला पैदा हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ और है कि ये इमरान खान साहब के पास अकेला कार्ड तो नहीं है। वो इसके बाद जो है वो एक और भी ऑर्डर दे देंगे अपने पब्लिक को। वो कहेंगे जी फलां चीज़ ना करो, पाकिस्तान के अंदर आपने बिल जमा नहीं करवाने फ़र्ज़ करें वो कहते हैं, या वो ये कहते हैं फलां और चीज़ है, आपने ये वाला टैक्स आपने नहीं देना। तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और मुश्किलात इसलिए भी दिखाई दे रही है कि हुकूमत के लोग अब इस पर बोलना शुरू हो गए। हत्ता कि ये हुआ है कि कुछ लोगों से कहकर इसके ऊपर बयानात दिलवाए गए हैं, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर प्रोग्राम शुरू करवा दिए गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके खिलाफ एक पब्लिक रिएक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये उल्टा इम्पैक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रोग्राम्स करवाए जाएंगे, जितना ज़्यादा हुकूमत इसको उठाएगी मामले को, उतना ज़्यादा इस पर अवेयरनेस आएगी, और आम पाकिस्तानी तक ये पैगाम उतनी तेज़ी से जाएगा। हुकूमत से तो लोग नफरत करते हैं, हुकूमत का जो भी बयानिया होगा लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये भी सब जानते हैं। तो हुकूमत काफ़ी परेशान है। सिविल नाफरमानी की तहरीक इतनी आसान चीज़ नहीं होगी कि इतने आराम से हज़म हो जाएगी। दूसरी जानिब जो लापता अफराद और लाशों के हवाले से है, तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
आज जनाब 9 तारीख है, 26 नवंबर का वाक़या है, आज 9 दिसंबर है और इतने दिनों के बाद भी आज तक कोई एफआईआर की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जमा नहीं करवाई। सीसीटीवी फुटेज को महफूज करने की दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जमा नहीं करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग लापता हुए हैं, लापता अफराद के हवाले से कोई एक भी पटिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक किसी अदालत में जमा नहीं करवाई। कोई एक कानूनी रास्ता अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तियार नहीं किया। हालांकि बहुत सारे लोग राब्ता करके कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे। और जो पॉलिटिकल कमेटी से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने 4-5 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, उन्होंने कहा जी हम अपनी क़यादत से जब बात करते हैं इस बारे में, उन्हें जब बार बार ये पूछते हैं कि आप ये क्यों नहीं कर रहे, तो वो ये हमें जवाब देते हैं कि कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड से हमें ऐसा लगता है कि वो ये करने में विलिंग नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत मौजूद है वो शायद इस रास्ते पे चलना नहीं चाहते कि जो शोहदा हैं उनको इंसाफ दिलवाया जाए या इसमें कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। अब जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि डी चौक से लापता 200 अफराद की फहरिस्त हमारी तैयार हो गई है, जबकि उमर अयूब साहब ने यह कहा कि 200 अफराद से ज़्यादा हैं। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट आया था वो सैकड़ों लोगों का था, लेकिन उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि 107 के करीब लोग कन्फर्म हो चुके हैं। फिर बाद में बताया गया 140 के करीब लोग जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, वो लापता, उनका कोई पता नहीं चल रहा। फिर पता चलता है कि इनकी तादाद बढ़ते बढ़ते अब बैरिस्टर गौर कह रही है कि जैसे जैसे तहकीकात कर रहे हैं हम, अब ये 200 के करीब है। उमर अयूब 200 से ज़्यादा का क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट हम इमरान खान को देंगे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर गौर ने कहा कि पीटीआई ने डी चौक एहतजाज के दौरान 200 मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिस पर पीटीआई अपना काम कर रही है। ये मामला हर फोरम पर हम उठाएंगे और इसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब को देंगे। अच्छा, ये अब बैरिस्टर गौर साहब ने बहुत क्लियरली बता दिया 200 अफराद का, लेकिन इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए, ना इनके इलाकों के नाम, ना इनकी वाबस्तगी, इनके नाम क्या है, वल्दियत क्या है, एड्रेस क्या है, कौमियत क्या है, और ये किस तरह अगवा हुआ, किसके काफिले के साथ आया, तफसीलात सारी आनी चाहिए। और हेबियस की पटिशन जो हैं, जो अदालत के अंदर होती हैं जब कोई आदमी लापता हो जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे अगर बैरिस्टर गौर लापता हो जाए तो इनका बेटा 2 घंटे के अंदर कर देगा जाके हेबियस की पटिशन। हफ्ते वाला दिन होगा फिर भी चला जाएगा अदालत में, जाके कागज़ जमा करवाएगा कि मेरे वालिद को अगवा कर लिया गया है, लिहाजा जबरी गुमशुदगी हो गई है, आप उनको बरामद करवाएं। ये जाएंगे और जाके अदालत के अंदर ये केस कर देंगे। सबके मामला में यही होता है, मेरे मामले में भी यही हुआ था, लेकिन ये क्योंकि कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गरीब शहरी हैं, अब ये लापता हुए हैं, तो इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ उठानी चाहिए और हेबियस की पटिशन्स करनी चाहिए। मुझे कुछ पुलिस वालों ने रब्ता किया और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा जी पीटीआई अपना केस ख़राब कर रही है इमरान साहब। लेकिन पुलिस भी तो कानून जानती है ना। मैं वकला से बात करता हूँ, मेरी अदर सिद्दीक साहब से बात हुई, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई, सिद्दीक जान से बात हुई, बाकी दोस्तों से बात हुई, फिर इस तरह कुछ और वकला हैं जिनका पॉलिटिक्स में इतना कोई नहीं है इंटरेस्ट, उनसे मेरी बात हुई। तो उन सबका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस ऐसा लगता है ख़राब कर रही है। अब पुलिस वाले मुझे ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं कर रहे, अभी तक इनको एफआईआर की दरखास्त दे देनी चाहिए थी। और मैंने कहा जी आपने एफआईआर देनी नहीं। अब वो जो बेचारे पुलिस वाले हैं वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि इमरान भाई एफआईआर की दरखास्त कानूनी नुक्ता नज़र से आ जानी चाहिए। हम एफआईआर दें या ना दें, ये वहां पे आए और अपनी एफआईआर की एक दरखास्त दें और हमसे रसीद लेकर जाएं कि इन्होंने अपनी दरखास्त दे दी थी, इस तारीख को दे दी थी। ये जितना डिले करते जा रहे हैं, ये अपने केस को कानूनी नुक्ता नज़र से कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये सवाल उठाया जाएगा कि मौका जो वारदात है, जिस जगह पे ये सब कुछ हुआ है, वो तो बिल्कुल साफ हो गया, उसको तो खुले हुए 2 हफ्ते हो गए, तो अब क्या तहकीकात होंगी। लिहाजा ये अपने केस को बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं। ये इवन पुलिस वाले ऑफ द रिकॉर्ड अब ये कहना शुरू हो गए हैं। एक और चीज़ है नाज़रीन, आदिल बज़ई, इसके बारे में जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की इसको डी सीट कर दिया जाए, क्योंकि आदिल बज़ई के मुताबिक वो जीता था इमरान खान साहब की वोट लेकर, उसको ज़बरदस्ती शामिल कर दिया गया PMLN के अंदर। इन्होंने कहा जी वोट डालो आईनी तरमीम के हक़ में, उसने नहीं डाला और फिर उसका घर भी तोड़ दिया, उसके प्लाजे भी तोड़ दिए, उसका सारा कारोबार तबाह कर दिया, उसकी हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो आदमी, वो ऐसा नरका बच्चा, उसने कहा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैंने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, मैं इसका सौदा नहीं करूँगा। और इसके पीछे आदिल बज़ई का जो वालिद है उसका बड़ा किरदार है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उसके वालिद ने ये कहा कि डट जाओ, कोई बात नहीं है, जितना नुकसान होगा अल्लाह ताला भर देगा बाद में, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, पहले भी उसने दिया। बहरहाल हुआ ये कि आदिल बज़ई को सीट वापस मिल गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से। जो फैसला किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी सीट करने का और वहाँ पर दोबारा इलेक्शन करवाना चाह रहे थे,
وہ فیصلہ معطل کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور فی الحال عادل بدوی کو اس کی سیٹ واپس مل گئی ہے۔ یہ کیس آگے فردر چلتا رہے گا۔ فضل الرحمان صاحب کا ایک ایشو چل رہا ہے حکومت کے ساتھ۔